नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो आप जानते होंगे कि बचपन से ही हमें यह बात बार बार सिखाई और समझाई गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, एक ऐसा देश जहां कानून की नजर में हर नागरिक बराबर है, चाहे उसकी आस्था या मजहब कुछ भी हो। लेकिन इस आदर्श के समानांतर एक विरोधाभास भी है, और वो ये है कि एक ही देश में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून। अब इस ऐतिहासिक विरोधाभास और असमानता की जंजीरों को तोड़ने की दिशा में एक और राज्य ने निर्णायक कदम बढ़ा दिया है, और उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। एमपी की विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी बिल को पेश कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि जल्द ही मध्य प्रदेश में हर नागरिक, चाहे वो किसी भी पंथ का हो, एक ही समान नागरिक कानून के दायरे में होगा। एमपी के इस बड़े कदम के बाद देश भर में यह बहस एक बार फिर तेज हो गई है कि आखिर पूरे भारत में यूसीसी कब लागू होगा। आज हम यूसीसी के इसी सफर का 360 डिग्री विश्लेषण करेंगे। हम समझेंगे इसके अतीत, वर्तमान और भविष्य को। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो सदियों की रूढ़ियां टूटेंगी और हर बेटी को उसका हक मिलेगा, और अब मजहब के नाम पर आधी आबादी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद अब मध्य प्रदेश ने भी आज बड़े और ऐतिहासिक सामाजिक बदलाव की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। रविवार को भोपाल में हुई विशेष कैबिनेट की बैठक में जैसे ही समान नागरिक संहिता यूसीसी के ड्राफ्ट को हरी झंडी मिली, राज्य के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया गया। और आज सोमवार को विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री गौतम टेटवाल ने सदन के पटल पर यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 पेश कर दिया। इसके साथ ही उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद मध्य प्रदेश अब देश का चौथा ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो समान अधिकार देने की इस क्रांतिकारी राह पर आगे बढ़ चला है। तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास मंत्री गौतम टेटवाल ने जैसे ही सदन में इस बिल को प्रस्तुत किया, उसके बाद विपक्ष की तरफ से जोरदार नारेबाजी शुरू हो गई। भारी विरोध प्रदर्शन और आक्रामक तेवरों के बाद भी विधानसभा अध्यक्ष ने इस विधेयक को रिकॉर्ड पर ले लिया, और अब इस बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण विधेयक पर सदन में लंबी चर्चा होनी तय मानी जा रही है। और सरकार के इस कदम को सत्ता पक्ष प्रदेश के इतिहास में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बदलाव बता रही है। आप भी सुनिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सुबह विधानसभा में बिल पेश किए जाने से पहले क्या कुछ कहा, और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री गौतम टेटवाल ने बिल पेश किए जाने के बाद विधेयक के प्रावधानों को लेकर क्या कुछ कहा। आज का दिन तो इतिहास का अमर दिन है। मुझे इस बात का संतोष है, आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में अद्वितीय इतिहास लिखा जाएगा। यूसीसी का और कई प्रकार के विषयों का आज यहाँ रखा जाना, ये हमारे सबके लिए आजादी के बाद का सबसे बड़ा दिन। भारत विविधता का देश है, पर इस विविधता के भिन्न भिन्न संप्रदाय धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं। हम उनको धर्म की स्वतंत्रता तो देते हैं, पर विवाह विच्छेद और विवाह जैसी स्वतंत्रता या लिविंग रिलेशन के माध्यम से जो बेटा बेटी साथ में रहते हैं, उनको सूचना देनी पड़ेगी। वो सूचना देंगे तो उस तरह में वो संबंध उनका माना जाएगा। उसको निर्धारित 1 माह का समय रहेगा। कम उम्र में बच्चों की शादी नहीं हो सकेगी। बहुपत्नी प्रथा, ज़्यादा बहुपिता की आवश्यकता नहीं होगी। एक व्यक्ति एक ही विवाह कर सकेगा, और उसके बाद अगर ये करता है तो वो अपराध माना जाएगा। उसको सजा का प्रावधान भी शासन ने रखा है, और इसमें पूरे समाज को एक रूपता देने का निश्चय सरकार ने किया है। इसमें हमारा जनजाति समाज, उनके कुछ नियम अलग हैं, उसको उससे अलग रखा गया है। तो रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति द्वारा तैयार किए गए इस कानून ने सदियों पुराने पर्सनल लॉ की विसंगतियों पर सीधा प्रहार किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी बिल के पास होने के बाद प्रदेश में विवाह, तलाक, पैतृक संपत्ति के अधिकार और लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े कानूनों में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।
तो आइए आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश के यूसीसी बिल में प्रमुख प्रावधान क्या क्या समेटे गए हैं। तो देखिए, पहला प्रावधान जो आप उसको समझना चाहिए कि मध्य प्रदेश की रीढ़ माने जाने वाले जनजातीय समाज और उनके संरक्षित क्षेत्रों को उनकी विशिष्ट परंपराओं, संस्कृति और पहचान को बनाए रखने के लिए इस कानून के दायरे से पूरी तरह से बाहर रखा गया है। दूसरा पॉइंट समझिए, यूसीसी विधेयक लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति एक पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह नहीं कर पाएगा, मतलब बहुविवाह और 3 तलाक पूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान रखा गया है। साथ ही 3 तलाक जैसी कुप्रथाओं को राज्य में हमेशा के लिए दफन कर दिया गया है। इसमें पुरुषों की न्यूनतम विवाह आयु 21 वर्ष और महिलाओं की 18 वर्ष तय की गई है। तीसरा पॉइंट है, शादी और तलाक का सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होगा, मस्ट होगा, ताकि कोई भी किसी के साथ धोखा ना कर सके। हालांकि पारंपरिक और धार्मिक रीतियों जैसे सप्तपदी, निकाह, आनंद कारज पहले की तरह ही सामान्य रहेंगी ये प्रथाएं। अब आप देखिए चौथा पॉइंट, प्रस्तावित संहिता में तलाक के बाद उसी जीवन साथी से दोबारा विवाह करने के लिए निकाह वाला हलाला करवाने या उससे बढ़ावा देने को जो खबरें आती हैं उसको अब दंडनीय अपराध माना जाएगा। 5वां पॉइंट समझिए, विधेयक में अवैध संतान की अवधारणा समाप्त कर दी गई है। विवाह, लिव इन रिलेशनशिप, गोद लेने, सेरोगेसी और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से जन्मे सभी बच्चों को समान कानूनी अधिकार अब मिलेंगे। इसके अलावा मासूम बच्चों की सभी तरह से कानून की सुरक्षा मासूम बच्चों को दी गई है। बच्चों की कस्टडी देते समय बच्चों का हित सर्वोपरि माना जाएगा। 7वां पॉइंट समझ लीजिए, पैतृक संपत्ति पर अब बेटे और बेटी चाहे वो शादीशुदा हो या नहीं हो, उनका बराबर का अधिकार होगा। विधवा महिलाओं को भी उनका पूरा हक सुनिश्चित किया गया है। साथ ही माता और पिता दोनों को भी प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी माना गया है। 8वां पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, बुढ़ापे में माता पिता को बेसहारा छोड़ने वाली संतानों के खिलाफ इस बिल में सख्त कानूनी कार्रवाई और सजा का प्रावधान किया गया है। 9वां पॉइंट, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को साथ रहने के लिए के 1 महीने के अंदर, 1 महीने के भीतर रजिस्ट्रार के सामने घोषणा दर्ज करानी होगी और दोनों की जो न्यूनतम आयु है इस रिलेशनशिप में वो 18 वर्ष होना चाहिए और वो पहले से विवाहित नहीं होना चाहिए। और 10वां और महत्वपूर्ण पॉइंट, बिना रजिस्ट्रेशन 1 महीने से अधिक लिव इन रहने पर 3 महीने तक जेल या 10,000 रुपये तक का जुर्माना, गलत जानकारी देने पर 3 महीने तक जेल या 25,000 रुपये तक का जुर्माना और नोटिस के बाद भी जानकारी न देने पर 6 महीने तक जेल या 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा होने के बाद भी लिव इन संबंध में रहता है तो उसे 5 साल की जेल भी हो सकती है। आप भी सुनिए, कल कैबिनेट से यूसीसी विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा था। 114 के भाव के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश सरकार उन राज्यों में से शामिल हो गई जो हमारे राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लगाने जा रही। पूजा पाठ, बाकी अलग अलग धर्मों की जो पूजा विधियां, धार्मिक आयोजन है, उस सबकी पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन जीवन के अंदर विवाह करना हो तो एक विवाह से ज्यादा अगर करेंगे तो कानूनी रूप से वो गलत माना जाएगा। इसी प्रकार से संपत्ति के अधिकार, उत्तराधिकार, बहनों को, भाइयों को समान वसीयत के आधार पर जो अधिकार मिलते हैं उसमें भी ऐसी कई सारी समानता और कई सारी विसंगतियों को दूर करते हुए एक समान कानून का लगाया जाना, ये केवल यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ही कर सकता है और मध्य प्रदेश उस राज्यों में से शामिल हुआ है जिनने इस प्रकार के सुधार के कदम लगाए हैं। तो एमपी विधानसभा में आज पेश हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि इस संवेदनशील और ऐतिहासिक कानून का मसौदा तैयार करने के पीछे एक लंबी और बेहद पारदर्शी प्रक्रिया रही है, जिसमें समाज के हर वर्ग, हर धर्म, हर मजहब की आवाज को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस कानून की संवेदनशीलता को देखते हुए रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। समिति में जाने माने कानूनी विशेषज्ञ, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रशासनिक अधिकारियों को भी शामिल किया गया था, ताकि कानून का ड्राफ्ट तकनीकी रूप से सही और सामाजिक रूप से व्यवहारिक बन सके। सबसे खास बात यह है कि इसका प्रारूप तैयार करने के लिए समिति ने आम लोगों से 12 प्रश्नों पर सुझाव मांगे थे और मध्य प्रदेश में हर वर्ग के लोगों ने समान नागरिक संहिता को व्यापक समर्थन दिया था। प्रारूप तय करने वाली समिति को व्यक्तिगत श्रेणी में 9.5 लाख से अधिक सुझाव ऑनलाइन मिले। सुझाव देने वालों में 42% पुरुष और 58% महिलाएं और 100 से अधिक उभयलिंगी शामिल रहे।
इसमें से 93% 93% ने यूसीसी का समर्थन किया, जबकि 4 लाख महिलाओं में से 3,80,000 यानी 95% 95% और 5.5 लाख पुरुषों में से 5,10,000 यानी 92% ने सुझाव दिया कि यूसीसी को लागू किया जाए। यूसीसी को मुस्लिम समुदाय का भी कितना समर्थन मिलेगा, इसे लेकर हर समय संशय रहता है। एमपी में भी था, स्थिति ऐसी ही थी, लेकिन आंकड़े हैरान करने वाले रहे। 44,000 मुसलमानों ने भी यूसीसी को लेकर सुझाव दिए। इनमें से 21,500 यानी करीब 49% 49% ने जो मुसलमान थे इसमें हिस्सा लेने वाले सर्वे में, उन्होंने यूसीसी का समर्थन किया। और खास बात यह है कि यूसीसी को समर्थन देने के मामले में मुस्लिम समुदाय की महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से काफी आगे रहीं। सुझाव देने वाली 71% मुस्लिम महिलाएं चाहती हैं कि यूसीसी लागू हो, वहीं 38% मुस्लिम पुरुष इसके समर्थन में थे। तो मुस्लिम महिलाओं की ये मांग थी मध्य प्रदेश में कि कॉमन सिविल कोड यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। यानी इस वर्ग से जो थोड़ा बहुत विरोध नजर आ रहा था मुस्लिम वर्ग से, वो उनकी तरफ से है जो पुरातन व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। मगर जो राय सामने आई वो स्पष्ट संकेत है इस बात का कि मुस्लिम समुदाय का बड़ा हिस्सा, खासकर महिलाएं, रूढ़िवादी विचारों का समर्थन नहीं करती हैं और बदलाव के पक्ष में है। तो यूसीसी के समर्थन में बीजेपी नेताओं के सवाल हैं कि क्या किसी महिला को समान अधिकार नहीं मिलने चाहिए? क्या बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या हलाला जैसी प्रथाओं पर रोक नहीं लगना चाहिए? बीजेपी का कहना है कि समान नागरिक संहिता आने से महिलाओं के अधिकारों को मजबूती मिलेगी। यूसीसी हमारा कमिटमेंट है। कल हमने कैबिनेट की बैठक में उसको विधानसभा की ओर अग्रेषित किया। आज विधानसभा में टेबल हुआ है और हम जल्द से जल्द इसको पारित करेंगे। अभी के लिए, वर्तमान के लिए और भविष्य के लिए यूसीसी जरूरी है। समानता के लिए, एक रूपता के लिए यूसीसी जरूरी है। इस देश की महिलाओं के सुनहरे भविष्य के लिए और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए यूसीसी जरूरी है। जो विरोध कर रहे हैं वो महिलाओं के हितों का विरोध कर रहे हैं, महिलाओं के अधिकारों पर कुठाराघात करना चाहते हैं। क्या मर्दों को 4 शादी करनी चाहिए? क्या इस तरह की गलत मानसिकता इस देश में चलनी चाहिए? यूसीसी सदन के पटल पर आ गया है। कल कैबिनेट ने पास कर दिया था। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी जलवायु मंडल तैयार कर रहे हैं। सब लोग इस पर सहमति बना रहे हैं। धीरे धीरे यूसीसी अब लागू हो रहा है। यूसीसी से आम नागरिक खुश है, महिलाएं खुश हैं, मुस्लिम समाज की महिलाएं खुश हैं। वो मुल्ला मौलवी और कांग्रेस की तुष्टीकरण करने वाले नेता केवल परेशान है जो हलाला जैसे कृत्य को बढ़ावा देते थे। जब यूसीसी लागू हो जाएगा तो हलाला पर पाबंदी होगी। हलाला और 4 शादी करने वाले लोग जेल जाएंगे। तो यूसीसी देश और समाज के लिए जरूरी है, लेकिन कांग्रेस ने इस विधेयक का मध्य प्रदेश में भी विरोध किया। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने इस बात पर गहरी नाराजगी जताई कि इसे जल्दबाजी में पेश किया गया। हद तो तब हो गई जब विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने के लिए कांग्रेस विधायक आतिफ अकील और आरिफ मसूद काले कपड़ों में पहुंचे। ये दोनों वो विधायक हैं जो अपनी कट्टरपंथी सोच के लिए जाने जाते हैं। इनकी मांग है कि मुसलमानों को यूसीसी से बाहर रखा जाए। मतलब साफ है कि यूसीसी को धर्म के चश्मे से देखने की राजनीति हो रही है। तो पहले आप सुनिए इनके बयान, फिर हम आपको बताएंगे कि यूसीसी पर देश की बड़ी बड़ी अदालतों ने क्या कहा है। बाबा साहब ने, संविधान ने सबको आजादी दी अपनी। जिस तरीके से एसटी को यूसीसी से बाहर किया गया है, मुसलमानों को भी उससे बाहर किया जाए। मैं समझता हूं भारत के नागरिकों को इसका गंभीर विरोध करना चाहिए, घोर विरोध करना चाहिए और गंभीर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ये गलत है। ये अंग्रेजों की दी हुई प्रणाली को आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय संस्कृति में ये कभी नहीं रहा। आप शादी को ब्रेक कर रहे हो, लिविंग को आप वैध कर रहे हो, ये क्या है? और फिर आप चोरी से बिल ला रहा हो, अचानक पटल पर रख रहा हो, सप्लीमेंट्री में आप तुरंत बता रहा हो, सुबह कुछ नहीं बता रहा है और एकदम टेबल कर देते हो। ये क्या तरीका? दरअसल कांग्रेस और बाकी विपक्ष के विरोध के पीछे उनकी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि कुछ मुद्दे राजनीति और खासकर धर्म की राजनीति से ऊपर होते हैं और यूसीसी इसी तरह का एक मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश की कई हाई कोर्ट्स पिछले कुछ सालों में कई बार यूसीसी का समर्थन कर चुकी हैं। कोर्ट ये बार बार कहते हैं कि यूसीसी इस देश की जरूरत है और ज्यादा पुरानी बात नहीं है। इसी साल 10 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की वकालत की थी।
महिलाओं के अधिकारों से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट कई बार सरकार से समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कह चुका है। कई नियम सभी समुदायों पर एक जैसे लागू नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट सीधे ऐसे मामलों को असंवैधानिक घोषित कर दे। याचिका में भेदभाव का मुद्दा गंभीर है। इस मुद्दे का स्थायी समाधान समान नागरिक संहिता ही है। और सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा था कि यूसीसी कई विषमताओं को खत्म करेगा, लेकिन इसे लागू करने का फैसला संसद को लेना होगा। तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई पहली बार 10 मार्च को यूसीसी की जरूरत पर जोर दिया था। पहले भी ऐसे कई मौके आए जब शीर्ष अदालत इसे लागू करने की आवश्यकता को दोहरा चुकी है। 1985 में शाहबानो केस और 1995 में सरला मुदगल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता को लेकर जो टिप्पणियां की थी, उसके बाद इस मुद्दे ने जोर पकड़ा था। तो आइए आपको बताते हैं कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का समय समय पर क्या रुख रहा है। तो 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सीकरी ने तत्कालीन सरकार को याद दिलाया कि उसे पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया था कि देश की कोई भी अदालत सरकार को यूसीसी लागू करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। मुस्लिम महिलाओं के भरण पोषण से संबंधित 1985 के बहुचर्चित शाहबानो मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह अफसोस की बात है कि संविधान का अनुच्छेद 44 डेड लेटर बना हुआ है। मतलब कोर्ट ने सरकार को फिर याद दिलाया कि गेंद उसके पाले में है और उसे इसे लागू करने के लिए कदम उठाना चाहिए। अब आते हैं 1994 में सर्वमित्रा सिंह बनाम वेंकटेश्वर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूसीसी लागू करना संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के मुताबिक है। इसके अगले साल 1995 के सरला मुदगल मामला जो बहुत मशहूर था, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने सरकार को यूसीसी लागू करने की सीधी हिदायत दी थी। जस्टिस कुलदीप सिंह ने सरकार से अनुच्छेद 44 पर नए सिरे से विचार करने और समान नागरिक संहिता के लिए प्रयास करने को कहा था। 2003 के जॉन वलमत्तम केस में मुख्य न्यायाधीश वीएन खरे ने कहा था कि अनुच्छेद 44 को अब तक लागू नहीं कर पाना संविधान की विफलता है। कितनी बड़ी बात जस्टिस खरे ने कही थी। 2017 में ट्रिपल तलाक यानी तलाक बिद्दत के मामले में फैसला सुनाते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर का जिक्र किया था। वहीं 2019 में जोस पाउलो कटिनो मामले में जस्टिस दीपक गुप्ता ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई थी कि संविधान निर्माताओं की आशाओं और उम्मीदों के बाद भी यूसीसी लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कई मौकों पर यूसीसी को लागू करने का संकल्प वो जता चुके हैं। 15 अगस्त 2024 को पीएम मोदी लाल किले के प्राचीर से कह चुके हैं कि देश को भेदभाव वाले कानूनों से मुक्ति लेनी होगी। वहीं दिसंबर 2024 में भी संसद में उन्होंने यूसीसी को लेकर संकल्प दोहराया था। आप भी सुनिए तब उन्होंने क्या कुछ कहा था। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये विषय भी संविधान सभा के ध्यान बाहर नहीं था। संविधान सभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के लंबी चर्चा की, गहन चर्चा की और उन्होंने बहस के बाद निर्णय किया कि अच्छा होगा कि जो भी सरकार चुन करके आए वो उसका निर्णय करे और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। ये संविधान सभा का आदेश था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लाना चाहिए। सरकारों को आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने और उसी संविधान की भावना को ध्यान में रखते हुए, संविधान निर्माताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं सेक्युलर सिविल कोड के लिए। और आज कांग्रेस के लोग संविधान निर्माताओं की भावना का भी, सुप्रीम कोर्ट की भावना का भी अनादर कर रहे हैं क्योंकि उनकी राजनीति को सूट नहीं करता है। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर क्यों थे यूसीसी के प्रबल समर्थक।
असली सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, असली सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। हाय सर। लेकिन क्या इनके सपने साकार होंगे? इतने बड़े ई कॉमर्स ऑर्डर के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगी, कहाँ से लाऊंगी सर? आई एम सॉरी, मुझे किसी और के पास जाना पड़ेगा। क्या हो जाएंगे इनके सपने चकनाचूर? अरे नहीं हुजूर, भारत सरकार की PMFME स्कीम है ना, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए हमारी सरकार क्रेडिट लिंक सब्सिडी दे रही। अपना माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करने या बढ़ाने के लिए पाए 35% सब्सिडी, अधिकतम 10 लाख तक, जिसे अब फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग की मशीनरी के साथ ले सकते हैं तकनीकी सहायता भी। आज से हम सॉस और चटनी का भी काम शुरू करेंगे। मदद करे सरकार तो बढ़ता रहे व्यापार। डिजिटल भुगतान कहीं भी, कभी भी, कैसे भी। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है, सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। काम रुकना नहीं चाहिए, पर खुजली रुकनी चाहिए, इसलिए सपर डॉक्टर स्किन लोशन। काम चालू, खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब बात करते हैं संविधान के निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की और जानते हैं कि वो यूसीसी पर क्या सोच रखते थे। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का पूरा सच जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल हमारे कई नेता बार बार बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन हैरत की बात है कि यही नेता मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर, या यूं कहें कि मुस्लिम वोट बैंक की वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड का चीख चीख कर विरोध करने लगते हैं। इन नेताओं को मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर समान नागरिक संहिता के प्रबल समर्थक थे और ये बात उन्होंने संविधान सभा में चर्चा करते हुए 2 दिसंबर 1948 को कही थी। बाबा साहेब ने उस दिन यूसीसी पर कहा था कि मैं व्यक्तिगत रूप से ये नहीं मानता हूं कि धर्म को इतना विशाल विस्तृत अधिकार क्षेत्र क्यों दिया जाना चाहिए ताकि वो पूरे जीवन को कवर कर सके और विधायिका को उसके क्षेत्र में अतिक्रमण करने से रोक सके। आखिर हमें ये स्वतंत्रता किस लिए मिली है? हमें ये आज़ादी हमारी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मिली है जो इतनी असमानताओं, भेदभावों और अन्य चीज़ों से भरी हुई है, जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ टकराव करती है। इसलिए किसी के लिए ये कल्पना करना बिल्कुल असंभव है कि व्यक्तिगत कानून यानी धार्मिक कानूनों को राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा जाए। तो ये बात डॉक्टर अंबेडकर ने, बहुत बड़ी बात, 2 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में चर्चा के दौरान कही थी। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। काम रुकना नहीं चाहिए पर खुजली रुकनी चाहिए, इसलिए सपट डॉक्टर स्किन लोशन। काम चालू, खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। देखिए, सिर्फ मेरे कहने पर टर्म इंश्योरेंस मत लीजिए। अगर आपको ये चिंता है कि दुर्भाग्यवश आपके बाद परिवार का क्या होगा, तब टर्म इंश्योरेंस लीजिए। अगर आप एक जिम्मेदार पिता हैं, पति हैं, तब टर्म इंश्योरेंस लीजिए पॉलिसी बाजार से। या छोड़ दीजिए परिवार को किस्मत के भरोसे। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। गुड़िया के पापा, राशन खत्म होने को है, तनख्वाह कब तक आएगी, कुछ पता चला क्या? लो, नाम लिया, तनख्वाह हाजिर। बहुत बढ़िया, अभी भेजते हैं। ये लो चॉकलेट। खुश? भाभी जी 1200 हुए, कैश या खाते में लिख लो? डिजिटल पेमेंट। भारत करता है डिजिटल भुगतान। हर लेन देन अब है आसान। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स? यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। भैया क्या कर रहे थे तुम ब्रेक